हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्स स्टोरी विद माइक। तो आज अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 35 करने जा रहे हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? इफ़ यू रियली वांट समथिंग इन योर लाइफ यू वुड एक्चुअली क्रॉस एवरी पॉसिबल लिमिट टू गेट इट। यू विल क्रॉस एनी लिमिट टू जस्ट अचीव योर गोल। सो द पॉइंट इज, आर यू रियली डूइंग इट टुडे? क्या आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है? आस्क योर सेल्फ एंड कीप ऑन वर्किंग। ओके, देखते हैं। अभी इस कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट में 1D बेस्ड डीपी ख़त्म कर दिया था हमने, स्ट्रिंग बेस्ड डीपी कर लिया था, ग्रिड बेस्ड डीपी में हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे और आज मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन होगा ग्रिड बेस्ड डीपी का, है ना। बाकी अब ऑलरेडी आपको मैंने ग्रिड बेस्ड डीपी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब मेन क्रक्स बता दिया कि किस तरह हमें ये टारगेट करना चाहिए ग्रिड बेस्ड डीपी को सॉल्व करने में। और सेम दिमाग हम लोग आज वाले प्रॉब्लम में भी लगाएंगे। लीड कोड नंबर 3363, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स कलेक्टेड। देर इज अ गेम डंजन कंप्राइज ऑफ n क्रॉस n रूम्स। ठीक है, यू आर गिवन 2D अरे फ्रूट्स ऑफ साइज n क्रॉस n where fruits ij represent the number of fruits in that room I comma j. 3 children will play in the game dungeon with initial positions at the corner. एक बच्चा 0,0 पे खड़ा है, एक बच्चा 0,n-1 पे खड़ा है और एक बच्चा n-1,0 पर खड़ा है। द चिल्ड्रन विल मेक एग्जैक्टली n-1 मूव्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स टू रीच द रूम n-1 n-1, यानी कि बच्चों को पहुंचना यहाँ पर है एग्जैक्टली n-1 मूव्स में ही पहुंचना है, लेकिन है ना, विल मेक एग्जैक्टली n-1 मूव्स, इससे ना ज़्यादा ना कम। एग्जैक्टली n-1 मूव्स में उनको पहुंचना है, n-1 में। द चाइल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 0,0, कुछ रूल्स दे रखे हैं हर चाइल्ड के लिए। पहला चाइल्ड के लिए देखते हैं। द चाइल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 0,0 मस्ट मूव फ्रॉम द करंट रूम I, J टू वन ऑफ द फॉलोइंग I+1 J+1, I+1, J, I, J+1। यानी कि अगर कोई सेल I, J है ना, I, J है तो ये नीचे जा सकता है यानी कि I+1, J, डायगनली वाले में जा सकता है यानी कि I+1 J+1, या फिर राइट वाले में जा सकता है यानी कि I, J+1, है ना। यही तीन पॉसिबिलिटी है, I, J+1, I+1, J और I+1 J+1। सिमिलरली चाइल्ड 2 के लिए क्या पॉसिबल मूवमेंट है? I+1 J-1, I+1 J एंड I+1 J+1। और सिमिलरली थर्ड चाइल्ड का भी पॉसिबल मूवमेंट दे रखा है, I-1 J+1, I, J+1, I+1 J+1। ठीक है, व्हेन अ चाइल्ड इंटर्स अ रूम दे विल कलेक्ट ऑल द फ्रूट्स प्रेजेंट इन दैट रूम। इफ 2 और मोर चिल्ड्रन एंटर द सेम रूम ओनली वन चाइल्ड विल कलेक्ट दैट फ्रूट एंड द रूम विल बी एम्प्टीड आफ्टर दे लीव, है ना। मान लेते हैं कोई एक सेल था जिसमें चाइल्ड 1 पहुंचा, उसने यहाँ पर फ्रूट 1 था तो उसने फ्रूट, जब मान लेते हैं यहाँ पर 10 फ्रूट था, तो अगर एक चाइल्ड यहाँ पर आ गया तो पूरा फ्रूट ये ले लेगा, यहाँ पर 0 फ्रूट बचेगा। फिर तो कोई भी चाइल्ड जब यहाँ पर आएगा, चाइल्ड 2 या चाइल्ड 3, तो उसको 0 मिलेगा। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट द चिल्ड्रन कैन कलेक्ट फ्रॉम द डंजन, यानी कि तीनों चाइल्ड कितना कलेक्ट कर पाएगा, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3, तीनों का फ्रूट्स कलेक्ट करना है और सबका सम आपको बताना है कि टोटल कितना मैक्सिमम फ्रूट ये लोग कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम्पल देखो। तो यहाँ पर एक चाइल्ड यहाँ पर खड़ा है, मैं ग्रीन पेन से दिखा देता हूँ चाइल्ड को। ये चाइल्ड यहाँ पर है, एक चाइल्ड यहाँ पर है और एक चाइल्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, प्रॉब्लम में दे रखा है ये n=4 है, मतलब 4x4 मैट्रिक्स है और n-1 मूव्स ही चल सकता है हर चाइल्ड। ठीक है, यानी कि सिर्फ 3 मूव्स चल सकता है हर चाइल्ड। ओके, तो अगर देखा जाए तो ये चाइल्ड 1 की अगर मैं बात करूँ, इसको 3 मूव में यहाँ पहुँचना है, तो इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। क्योंकि अगर ये कहीं और भी जाएगा ना, मान लेते हैं ये अगर इधर चला गया, क्योंकि इसके पास 3 पॉसिबिलिटी हैं देखा जाए तो, ये या तो यहाँ जा सकता है, इधर जा सकता है, 3 पॉसिबिलिटीज है ना, नहीं सॉरी, ये नीचे जा सकता है, राइट जा सकता है, या तो डायगोनल जा सकता है। ठीक है, बट अगर ये कहीं नीचे चला गया ना, तो देखो इसके बाद एक स्टेप तो इसका यहाँ लग गया, दूसरा स्टेप मान लेते हैं ये यहाँ चला, ठीक है, तीसरा यहाँ चला, या फिर मान लेते हैं तीसरा वो यहाँ चला, चौथा यहाँ चला, बट 4 मूव चल ही नहीं सकता, n-1 ही मूव चल सकते हैं। तो देखा जाए तो चाइल्ड 1 के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो डायगनली मूव करे। पहला स्टेप में यहाँ पहुँच जाएगा, तो देखो इसको 1 मिल गया, 6 मिल गया, और दूसरे स्टेप में यहाँ पहुँचा 11 मिल गया, तीसरे स्टेप में यहाँ पहुँचा तो 16 मिल गया। तो चाइल्ड 1 की मदद से हमने इतने फ्रूट्स इकट्ठे कर लिए और ये सब 0 में कन्वर्ट हो चुका होगा। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब चाइल्ड 2 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो इसके पास ऑप्शन क्या था कि वो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, या फिर इधर जा सकता है। यहाँ तो आउट ऑफ बाउंड है तो इधर नहीं जाएगा। ठीक है,
ओके मतलब फ्रॉम अ गिवन सेल वो नीचे यहाँ बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट जा सकता है। तो देखते हैं, मान लेते हैं इसको नीचे दिख रहा है 7 या तो 8 दिख रहा है, तो ऑब्वियसली 8 के पास जाएगा, इधर गया। फिर 8 के बाद ये यहाँ 12 गया मान लेते हैं, ठीक है। तो 4 + 8 + 12 है ना। उसके बाद ये नेक्स्ट मूव में यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो था क्योंकि चाइल्ड वन ने इसको n-1 वाले सेल में इसको ज़ीरो कर दिया था। तो इसको कितना मिला, 4 + 8 + 12 फ्रूट मिला। ओके, इनको मैं ज़ीरो मार्क कर देता हूँ, 0 0 0, ठीक है, ये भी ज़ीरो हो चुका है। अब आते हैं ये लास्ट वाले पर, इसको रेड मार्क से लिखते हैं, ये वाले थर्ड चाइल्ड है। तो ये कहाँ कहाँ जा सकता था देख लेते हैं। थर्ड चाइल्ड जा सकता है i-1 j+1, यानी कि इधर जा सकता है। i+1 j+1 यानी कि डायगोनल भी जा सकता है। और i, j+1 यानी कि यहाँ जा सकता है। तो अब ऐसे नीचे तो नहीं जाएगा, इसके पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऊपर एक यहाँ, बट इसको 14 ज़्यादा बड़ा वैल्यू दिख रहा है, तो अब वैसे ये 13 ले लेगा, ये 14 ले लेगा, यहाँ से यहाँ गया। उसके बाद ऊपर तो ज़ीरो दिख रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ 15 दिख रहा है तो 15 ले लेगा। इसके बाद यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो 13 + 14 + 15 टोटल कितना मिला, टोटल 100 मिला, तीनों चाइल्ड का मिला के फ्रूट। यहाँ तक क्लियर है। तो एग्जाम्पल तो समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। ओके, और हमेशा की तरह डीपीएन ग्रिड कैसे सॉल्व करते थे, बिल्कुल वैसे ही दिमाग लगाएंगे, है ना। सबसे पहले तो ये फिगर आउट करेंगे कि भाई क्यों ये रिकर्शन डीपी का प्रॉब्लम है ना। सबसे पहले तो यही दिमाग में लगा आना चाहिए हमारे कि डीपी का प्रॉब्लम आखिर क्यों है। तो अगर आप नोटिस करो, सबसे पहला चीज़ तो ये कि भाई हर चाइल्ड के पास ऑप्शंस है, एवरी चाइल्ड हैज़ एन ऑप्शन। वो किसी भी सेल में जा सकता है, उसके पास 3 ऑप्शन है हर चाइल्ड के पास, ये इधर इधर इधर। एक चाइल्ड के पास ऑप्शन है कि वो कुछ ऐसा मूव कर सकता है। एक चाइल्ड के पास ऑप्शन है कि वो ऐसे 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 मूव कर सकता है। तो ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे। तो सबसे बड़ा कारण था कि भाई रिकर्शन लिख सकते हैं, वो ऑप्शंस की वजह से ही दिमाग में आया कि भाई रिकर्शन लिखा जा सकता है इसके लिए। ओके, रिकर्शन लिखा जा सकता है। और क्यों, क्योंकि भाई ऑप्शंस है हमारे पास, है ना। और जब इसका ट्री डायग्राम बनाओगे तो आपको रिपीटेड स्टेट्स दिखेंगे, तो ऑब्वियस है मेमोराइज किया जा सकता है ना। तो हम मेमोराइज करके भी देखेंगे। ओके, तो चलो ये तो पता चल गया कि भाई डीपी तो लगेगा, रिकर्शन मेमोराइजेशन से पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद बॉटम अप पर आएंगे, ठीक है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे क्या नज़र आया इस प्रॉब्लम में, अगर आप नोटिस करो तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली में आसान है और हमने इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा है। मैं आपको बताता हूँ, एक सिमिलर प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। याद करो, आपने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा होगा, मिनिमम या फिर मैक्सिमम, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम रहा होगा। फॉलिंग पाथ सम मेरे प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, डीपी वाले प्लेलिस्ट में, डीपी में जिसमें मैंने सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। मिनिमम या मैक्सिमम फॉलिंग पाथ सम, उसमें क्या होता था कि एक ग्रिड होता था, वहाँ से जो मान लेते यहाँ से स्टार्ट किया तो उसके बाद ऑप्शंस होते थे, वो नीचे या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे जा सकता था। तो कौन सा पाथ वो फॉलो करके लास्ट रो तक जाए सच दैट टोटल सम उसका मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो, प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है। तो वहाँ पर भी तो यही होता था, ऑप्शंस होते थे। तो हम क्या करते थे, रिकर्सिवली तीनों ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लेते थे। यहाँ इसके लिए रिकर्शन कॉल कर दिया, इसके लिए रिकर्शन कॉल कर दिया, इसके लिए रिकर्शन कॉल कर दिया, ठीक है। और एक्सप्लोर करने पे जिससे मिनिमम आ जाए या मैक्सिमम आ जाए वही मेरा आंसर होता था। तो यहाँ पर भी तो वही है ना। पहले चाइल्ड वन का अगर मैं देखूँ तो चाइल्ड वन के लिए भी 3 ऑप्शन था, इधर इधर या तो इधर, ठीक है। बट एक हमें फ़ायदा क्या हुआ कि भाई चाइल्ड वन के लिए सिर्फ डायगोनल ही मूव करना पॉसिबल है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर वो कहीं और भी गया ना तो n-1 मूव में वो इस लास्ट वाले सेल में नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन हमें प्रॉब्लम से ऑब्जर्व करना चाहिए था, है ना। तो प्रॉब्लम में ये 1-2 कॉर्नर चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आएगा जनरली, ठीक है। तो प्रॉब्लम में साफ साफ दे दिया कि भाई सिर्फ n-1 मूव्स ही चल सकता है कोई भी चाइल्ड, ठीक है। तो किसी कारण से ही तो दिया होगा ना ये, है ना। तो उसी पर फोकस कर रहा हूँ मैं। अगर यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो n-1 मूव चलना है, मतलब अगर n = 4 है तो कितने मूव्स आप चल सकते हो, मूव्स = सिर्फ 3 चल सकते हो। तो चाइल्ड वन को ध्यान दो ना, ये चाइल्ड वन डायगोनल के अलावा कोई और चाल चल ही नहीं पाएगा। मान लेते हैं अगर वो इधर चलता है तो एक मूव तो यहाँ वेस्ट हो गया इसका, फिर मान लेते हैं इधर गया 2 मूव, फिर मान लेते हैं इधर गया 3 मूव, ये चौथे मूव में यह यहाँ पहुँचेगा लास्ट वाले सेल में, जो कि गलत हो जाएगा। इसके लिए एक ही पॉसिबल
रास्ता है कि वो सिर्फ डायगोनल वाले को कवर कर ले। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड 1 के लिए कोई रिकर्शन कॉल नहीं करेंगे। चाइल्ड 1 के लिए सिंपल ऐड द डायगोनल एलिमेंट्स। और क्या, चाइल्ड 1 के लिए तो लाइफ एकदम सेट हो गया, कोई रिकर्शन लगाने की ज़रूरत नहीं। ऑल्दो इसके पास ऑप्शंस है कि यहाँ यहाँ या यहाँ जा सकता है, बट n-1 मूव्स में वो नहीं जा पाएगा ये लास्ट फाइनल वाले सेल में। अगर उसने इधर या इधर का कोई मूवमेंट ले लिया, उसको डायगोनल वाला ही मूवमेंट लेना पड़ेगा। चलो ये तो क्लियर हो गया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। और ये ऑब्जर्वेशन कैसे पकड़ में आया, प्रॉब्लम में साफ साफ देख रखा है कि सिर्फ n-1 मूव्स ही चलेगा कोई भी चाइल्ड। तो अब इसी तरह आते हैं चाइल्ड 2 पर। तो चाइल्ड 1 का एक चीज़ तो समझ में आ गया कि हमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करना था। ठीक है, तो चाइल्ड 1 का तो आंसर निकाल लेंगे। चाइल्ड 2 पर आते हैं। चाइल्ड 2 यहाँ पर है और प्रॉब्लम में दे रखा है कि चाइल्ड 2 का मूवमेंट कैसा हो सकता है, किसी भी सेल से वो या तो ऐसे जा सकता है, या तो ऐसे, या तो ऐसे जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। मान लेते हैं ये चाइल्ड 2 है, तो इसके पास अभी ऑप्शन दिख रहा है, एक मूवमेंट यहाँ, या तो यहाँ, या फिर यहाँ। ये तो आउट ऑफ बाउंड हो रहा है, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो मान के चलते हैं अभी इस पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं। मान लेते हैं अभी ये यहाँ जा रहा था, एक स्टेप ये हो गया, मान के चलते हैं। इसके बाद फिर ये यहाँ पर गया, 2 स्टेप यहाँ ले लिया, इस सेल में आ गया। ठीक है, ये आ चुका है इस सेल में। अब इस सेल से इसको जाना है यहाँ पर। इसके पास सिर्फ 3 ही मूव्स थे, याद करो, टोटल n-1 ही मूव्स हैं आपके पास। तो यहाँ से कितने स्टेप ले लिए थे, 2 स्टेप ले लिए। अब एक ही स्टेप बचा है, एक स्टेप में ये यहाँ पर कैसे आ पाएगा बताओ। मान लेते हैं ऐसे आया, यहाँ से भी इसके पास 3 पॉसिबिलिटी है ना, ऐसे, ऐसे, या तो ऐसे। तो मान के चलते हैं इसने इधर आया, इधर, तो 3 मूव तो इधर ही ख़त्म हो गए। अब एक और मूव कहाँ से लाएगा, इसको टोटल 3 ही मूव चलना था। तो यहाँ पर इसको ये नहीं, इतने दूर नहीं जाना चाहिए था इसको, ये बहुत दूर चला गया था। ठीक है, या तो ये ऐसे चलता, इधर चलता, एक स्टेप यहाँ ले लिया, दूसरा स्टेप यहाँ लिया, तीसरा स्टेप यहाँ ले लिया। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो फाइन। या फिर एक स्टेप यहाँ चला, दूसरा स्टेप यहाँ चला, तीसरा स्टेप यहाँ चला, दिस इज़ ऑल्सो फाइन, 3 स्टेप में पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा होता कि मान लेते हैं ये पहले स्टेप में यहाँ आता, दूसरा स्टेप में यहाँ आता, तीसरा स्टेप में यहाँ आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन मान के चलते हैं, मान लेते हैं पहला स्टेप यहाँ, दूसरा स्टेप यहाँ, तीसरा स्टेप अगर मान लेते हैं यहाँ आ गया, तो फिर गड़बड़ हो जा रहा है ना। अभी इसके पास सिर्फ एक ही मूव बचा और यहाँ पर ये नहीं पहुँच सकता। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये ना डायगोनल तक ही जा पा रहा है C2। अगर उससे बाहर जा रहा है ना, तो उसके पास मूव्स नहीं बच रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा डायगोनल एलिमेंट्स तक ही जा पाएगा। और डायगोनल एलिमेंट्स तक भी क्यों ही जाना है, डायगोनल एलिमेंट्स के एलिमेंट को तो किसने ले लिया, चाइल्ड 1 ने ले लिया है। तो डायगोनल एलिमेंट्स में भी नहीं जाएंगे। चलो मान के चलते डायगोनल एलिमेंट्स में भी नहीं ले जाऊंगा मैं चाइल्ड 2 को। बट अभी के मैं बता रहा हूँ, लिमिट बता रहा हूँ कि चाइल्ड 2 डायगोनल एलिमेंट से बाहर जा ही नहीं सकता। उस अगर चला गया तो फिर वो फंस जाएगा, कभी वापस नहीं आ पाएगा n-1 और इस सेल में नहीं आ पाएगा। देख लो, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। मान के चलते हैं ये इधर आया, एक स्टेप चला, दूसरा स्टेप चला, देखो क्या हुआ, डायगोनल को क्रॉस कर गया ये, अब वापस नहीं आ पाएगा। ट्राई मारो, नहीं आ पाएगा, एक ही स्टेप बचा है, कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो। मान के चलते हैं ये, इसने ये मूव चला होता, ऐसे चला, इसके बाद ये चल दिया, तो अभी तक डायगोनल में है, अभी भी पॉसिबल है कि वो पहुँच सकता है। देखो एक ही स्टेप बचा है ना, तो इसके पास यहाँ से इसके पास 3 पॉसिबिलिटी है, यहाँ, यहाँ, या तो यहाँ। तो ऑब्वियस है यहाँ ना जाके इधर आ जाएगा, इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, अभी भी ठीक है। बट अगर ये डायगोनल क्रॉस कर देता, पहला मूव यहाँ चला, दूसरा मूव यहाँ चला, तीसरा मूव यहाँ चल दिया, या फिर तीसरा मूव यहाँ चल दिया, तो देखो डायगोनल को क्रॉस कर जा रहा है ये। ठीक है, मतलब ये इस हाफ में नहीं आ सकता। ये जो हाफ है ना, जिसको मैंने वाइट से भी ड्रॉ किया है, इस हाफ में वो अगर आया तो वो नहीं जा पाएगा वापस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो डायगोनल के बाहर नहीं ले जाना है चाइल्ड 2 को, वरना वो कभी नहीं जा पाएगा। ठीक है, विद इन इसी डायगोनल में ही इसको अपने मूवमेंट्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसके पास ऑप्शन है, यहाँ जा सकता है या तो यहाँ जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आया तो इसके पास 2 ऑप्शन है, इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है। इधर तो नहीं ले जाएंगे, वरना डायगोनल के उस पार चला जाएगा। ठीक है, और अगर मान लेते हैं वो यहाँ आता, तो यहाँ से भी 2 ऑप्शन है, इधर या इधर। तो ऑप्शंस दिख रहा है, मतलब इसके केस में रिकर्शन लगा सकते हैं। तो चाइल्ड 2 के केस में मैं रिकर्शन लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है मुझे। चाइल्ड 1 का सिंपल था, डायगोनल एलिमेंट उठा लो। चाइल्ड 2 में दिख रहा है कि ऑप्शन है, तो रिकर्शन लगाएंगे, प्लस कंस्ट्रेंट। और वो कंस्ट्रेंट क्या है कि भाई डायगोनल से उस पार मत जाना। ठीक है, कंस्ट्रेंट
फॉर चाइल्ड 2, डायगोनल के उस पार मत चले जाना। अब डायगोनल के उस पार मतलब मान के चलते हैं ये आई कॉमा जे है, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट देखो तो क्या है 2,1 है, या फिर ये वाला देखो आई कॉमा जे है, ये है 3,2, या फिर इसको देखो आई कॉमा जे है, ये भी डायगोनल के उस पार का है तो 1,0 है। यहाँ पर देखो आई कॉमा जे है 2,0 है, यहाँ पे देखो आई कॉमा जे है 3,0 है। मतलब डायगोनल के उस पार भी जो जो सेल है मैं उनको बस दिखा रहा हूँ, उनका कोऑर्डिनेट दिखा रहा हूँ आपको। ये 3,1 था, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस करो, डायगोनल के उस पार वाले सेल का एक प्रॉपर्टी होगा, पता वो प्रॉपर्टी क्या होगा कि डायगोनल के उस पार वाले जितने भी सेल्स होंगे ना उनका आई जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा जे से बड़ा होगा। देख लो, कोई भी आई कॉमा डायगोनल के इस पार के सारे सेल का मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है, देखो तो हर बार आई ग्रेटर देन जे है, 2 > 1, 3 > 2, ये देखो 2 > 1 है, 3 > 2 है, 1 > 0 है, 2 > 0 है, 3 > 0 है, 3 > 1 है, ठीक है। और ऑन द डायगोनल क्या होता है, आई इज इक्वल टू जे होता है एग्जैक्टली डायगोनल में, है ना। बट आई इज इक्वल टू जे वाले सेल्स को तो उसने ले लिया ना, चाइल्ड 1 ने ले लिया, ठीक है। और डायगोनल के इस साइड में किसी को भी ले लो, जैसे मान लेते हैं आपने इसको ले लिया, ठीक है, तो क्या है 1,2 है वो। अब वैसे देखो तो आई लेस देन जे नहीं है यहाँ पर, आई सॉरी यहाँ आई ग्रेटर देन जे नहीं है, यहाँ पर आई लेस देन जे, मतलब ये डायगोनल के इस पार का इस साइड का एरिया है, इस साइड का एरिया है। बट डायगोनल के इस साइड का जो एरिया है वहाँ पर आई ग्रेटर देन जे होगा। तो कंस्ट्रेंट में मैं क्या चेक मार दूंगा एक कि भाई आई ग्रेटर देन जे नहीं होना चाहिए, एंड आई इज इक्वल टू जे भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको चाइल्ड 1 ने ऑलरेडी ले लिया होगा ना, चाइल्ड 1 ने इस फ्रूट्स इस डायगोनल वाले सेल्स के फ्रूट उठा लिया होगा, तो इसको नहीं ले सकता चाइल्ड 2, और इसको भी चाइल्ड 2 नहीं ले सकता क्योंकि डायगोनल के इस पार का ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। बट रिकर्शन तो बड़ा आसानी से हम लिख सकते हैं ना, आई कोमा जो भी इसका स्टार्टिंग पोजीशन है, चाइल्ड 2 का स्टार्टिंग पोजीशन क्या है 0,n-1 है, यहाँ से रिकर्शन स्टार्ट करेंगे, इसके पास 3 पॉसिबल ऑप्शन है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 कॉमा जो भी है, जो भी प्रॉब्लम में दे रखा था कि वो i+1 j-1 में जा सकता है, i+1 j में जा सकता है, या फिर i+1 j+1 में जा सकता है। तीनों तरफ रिकर्शन हिट करेंगे, है ना, जहाँ से मैक्सिमम मुझे मिल जाए वो मेरा आंसर होगा इस चाइल्ड 2 के लिए, ठीक है। ये तो हो गया चाइल्ड 2 का। अब आते हैं चाइल्ड 3 पर। चाइल्ड 3 के लिए भी एकदम एग्जैक्टली सेम सिनेरियो होगा, क्योंकि याद करो चाइल्ड 2 यहाँ पर था ना, वो डायगोनल के इस साइड में था, और चाइल्ड 3 बस क्या है डायगोनल के बस इस साइड में है, ये डायगोनल है मेरा, और चाइल्ड 3 यहाँ पर डायगोनल के इस साइड में है। तो इसके साथ भी सेम होगा, क्योंकि देखो मिरर इमेज ही तो होता है, ये इसका मिरर इमेज ये है, ठीक है। तो जिस तरह का मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन इसका था उसी तरह का मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन इसका भी होगा। चाहे तो दिखाओ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो मान के चलते हैं मूव्स कितने हैं हमारे पास, एनिमेशन दैट इज 3 मूव्स है। तो चाइल्ड 3 अगर 3 मूव्स में यहाँ पहुँचना चाहता है तो मान के चलते उसने डायगोनल क्रॉस कर दिया, पहला मूव में यहाँ चला, दूसरा मूव में डायगोनल क्रॉस कर दिया इसने, उस साइड चला गया। अब ये यहाँ इधर आ ही नहीं सकता, यहाँ पर एक ही मूव है इसके पास, है ना। ये इसके पास 3 ऑप्शन है, वो या तो इधर जा सकता है, या तो इधर जा सकता है, या तो इधर जा सकता है, ठीक है। तो तीसरे मूव में वो यहाँ आ पाएगा, यहाँ आ पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इसके नीचे नहीं आ पाएगा क्योंकि 3 मूव्स खत्म हो गए हैं इसके, ठीक है। या फिर मान के चलते हैं अगर ये यहाँ चलता, पहला मूव, दूसरा मूव यहाँ चलता, और तीसरा मूव मान लेते हैं यहाँ चल दिया, फिर डायगोनल के उस पार चला गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं आ पाएगा ये, है ना। बट एक पॉसिबिलिटी है कि मान लेते हैं ये यहाँ चला, इधर चला, 2 मूव हो गया, अब तीसरे मूव में यहाँ आ गया, ठीक है, तीसरे मूव में यहाँ पर आ गया। एग्जैक्टली डायगोनल एलिमेंट्स तक भी वो जा सकता है, बट डायगोनल एलिमेंट्स को क्रॉस नहीं कर सकता। बट मैं क्या करूँगा, डायगोनल एलिमेंट में भी जाने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट में फ्रूट्स मिलेगा ही नहीं उसको, क्योंकि चाइल्ड 1 ने वहाँ से इकट्ठा कर रखा है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके पास ऑप्शन तो है, क्योंकि देखो ये यहाँ से इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, फिर यहाँ से ऑप्शन है इसके पास, मान लेते इधर आए तो यहाँ से इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ठीक है। या फिर अगर वो यहाँ से जाता तो यहाँ से पास इसके पास ऑप्शन है, इधर से या इधर से जा सकता है। तो ऑप्शन तो यहाँ पर है। तो इसके लिए इसका मतलब क्या हुआ कि चाइल्ड 3 के लिए भी मैं रिकर्शन लिखूँगा, ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ कंस्ट्रेंट लगाऊंगा जैसे मैंने चाइल्ड 2 के लिए लगाया था। और वो कंस्ट्रेंट क्या होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंस्ट्रेंट फॉर चाइल्ड 3, ठीक है। चाइल्ड 3 के लिए भी सेम कंस्ट्रेंट होगा, बस उसमें क्या होगा कि ये डायगोनल के उस साइड नहीं जा सकता, यहाँ पर नहीं जा सकता। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स थे उनकी प्रॉपर्टी पता है क्या होगी, याद करो। इसके लिए प्रॉपर्टी क्या थी, आई ग्रेटर देन जे है, मतलब वो
इस साइड के कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, और ऊपर वाले जो कोऑर्डिनेट्स होंगे डायगोनल के ऊपर वाले कोऑर्डिनेट, उनकी प्रॉपर्टी पता है क्या होती है? उनकी प्रॉपर्टी होती है कि उसमें आई जो है लेस देन जे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, कोई भी सेल को यहाँ पर उठा लो, मान के चलते हैं कि आप इधर आ गए, तो यहाँ पर देखो ये है 1,2, यहाँ पर देखो आई लेस देन जे है। इसको देख लो, इसको देख लो, ये क्या है 2,3 है, 1,3 है, ऑब्वियस आई लेस देन जे है। इसका मतलब अगर डायगोनल के उस वाले सेल में चला गया तो पक्का जो आई कॉमा जे होगा वो कुछ इस तरह होगा, आई लेस देन जे है। ठीक है, आई लेस देन अगर जे हुआ तो मैं नहीं जाने दूंगा चाइल्ड 3 को, क्योंकि उधर उसको जान, अगर वो वहाँ चला जाता है तो n-1 मूव्स में वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा कॉर्नर वाले सेल में। ठीक है, तो आई लेस देन जे हो, या फिर आई इजिकल टू जे हो। मैं यहाँ भी नहीं जाने दूंगा, जाने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि इसको तो चाइल्ड 1 ने ले ही लिया था ना, इसके फ्रूट्स को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब आराम से मैं क्या करूँगा, मैं आपको सिंपल 3 स्टेप में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। पहला स्टेप, डायगोनल एलिमेंट को ऐड करके चाइल्ड 1 का निकाल लूँगा कि वो इसने क्या क्या इकट्ठा कर लिया, 1 + 6 + 11 + 16। फिर चाइल्ड 2 के लिए रिकर्शन लिखूँगा, है ना, विथ कंस्ट्रेंट, और चाइल्ड 3 के लिए भी रिकर्शन लिखूँगा विथ कंस्ट्रेंट, है ना। और प्रॉब्लम में दे रखा है कि चाइल्ड 2 कहाँ कहाँ मूव कर सकता है और चाइल्ड 3 कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, तो उसी के हिसाब से मूव करेंगे। तो अभी कोड करेंगे तो लाइन बाय लाइन अच्छे से सुनना, जो मैंने यहाँ बताया एग्जैक्टली वही कोड करूँगा। उसके बाद मैं हमेशा की तरह जिस तरह डीपी ऑन ग्रिड्स को बॉटम अप से सॉल्व करता हूँ एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, तो चलो सबसे पहले रिकर्शन लिख लेते हैं, उसके बाद मेमोइज भी हम लोग यही पर करके देख लेंगे, उसके बाद बॉटम अप पर आएंगे। तो सबसे पहले n = ग्रिड डॉट साइज नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको ऊपर डिफाइन कर लेते हैं ताकि बार बार मुझे n को पास ना करना पड़े। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले फर्स्ट चाइल्ड, या फिर इसको एक ऐसे कर देते हैं C1 दे देते हैं इसका नाम। ठीक है, मतलब चाइल्ड 1 का कलेक्शन। तो चाइल्ड 1 का कलेक्शन इज़ वेरी इजी, है ना, हमें सिंपली फ्रूट्स पास करना था और डायगोनल एलिमेंट्स को बस ले लेना था, सिंपल, है ना। तो यहाँ पर मैं इंटीजर चाइल्ड 1 कलेक्ट नाम का फंक्शन लिख लिया और यहाँ पर इस फ्रूट्स को पास कर दिया मैंने। ओके, अब यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना था, इंट रिजल्ट = 0 फॉर इंट i = 0, i इज़ लेस देन n i प्लस प्लस। अब देखो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, या फिर रिजल्ट की जगह काउंट वेरिएबल ले लो, काउंट। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली फ्रूट्स ऑफ i, i को ऐड कर दो। i, i से होगा क्या, डायगोनल एलिमेंट्स एक्सेस कर पाओगे आप, है ना, रिटर्न काउंट कर दो। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, डायगोनल एलिमेंट के सारे सम मिल गए, जो कि चाइल्ड 1 का कलेक्शन था। ओके, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब आ जाते हैं चाइल्ड 2 पर। चाइल्ड 2 विल बी इक्वल टू, चाइल्ड 2 कलेक्ट के लिए एक रिकर्शन लिखना पड़ेगा मुझे, फ्रूट्स, इसका नाम दे देते हैं चाइल्ड 2 कलेक्ट। ठीक है, इंट चाइल्ड 2 कलेक्ट, इसमें भी हम लोग क्या पास करेंगे, वही वेक्टर ऑफ इंट जो फ्रूट्स है हमारा। ठीक है, और एक और ज़रूरी चीज़ कि चाइल्ड 2 कहाँ से स्टार्ट करेगा वो भी हमें पता था ऑलरेडी, 0,n-1 से स्टार्ट करेगा, है ना। तो ये भी ज़रूरी है भेजना, क्योंकि चाइल्ड 2 का पर्टिकुलर पोजीशन है इंट i, इंट j, इसने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यही से हम इसके लिए रिकर्शन हिट मारेंगे। तो अब यहाँ से i, j से चाइल्ड 2 कहाँ कहाँ जा सकता था, याद करो 3 पॉसिबिलिटी होती थी। ठीक है, पहला पॉसिबिलिटी ले लेते हैं जो बॉटम में लेफ्ट सेल पे जाता था, बॉटम लेफ्ट। ठीक है, बॉटम लेफ्ट सेल में जाएगा तो करंट वाले का तो उठा ही लेगा वो, फ्रूट्स ऑफ i, j प्लस रिकर्सिवली बॉटम लेफ्ट सेल को एक्सप्लोर करेगा, है ना। यहाँ पर मैं क्या भेज दूंगा, i + 1 j - 1 होगा ना बॉटम लेफ्ट सेल में जाने के लिए, और यहाँ पर फ्रूट्स भेज दिया। ठीक है, सिमिलरली बॉटम लेफ्ट के बाद दूसरा ऑप्शन क्या था कि वो बॉटम जस्ट नीचे वाला जो सेल था, बॉटम डाउन वाला जो सेल था, उसके लिए जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, i + 1, j सेम रहेगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन क्या था, इंट बॉटम जस्ट राइट वाला जो सेल होता था, नीचे वाले रो के जस्ट राइट वाला सेल। ठीक है, उसके लिए भी फ्रूट्स ऑफ i, j प्लस सेम फंक्शन कॉल करेंगे, चाइल्ड 2 कलेक्ट
और यहाँ पर बॉटम राइट में मतलब i+1 कॉमा j+1 पे जाएगा फ्रूट्स। ओके, और बस मुझे क्या करना था, सिंपली रिटर्न करना था मैक्सिमम ऑफ बॉटम लेफ्ट वाले से जो भी आंसर आए, बॉटम डाउन वाले से जो भी आंसर आए रिकर्सिवली, एंड बॉटम राइट वाले से जो भी आंसर आए। ठीक है, तो कितना सिंपल था इसका रिकर्शन। अब बस यहाँ बेस केस लिखना है। सिंस देख रहे हो यहाँ पर हम i+1 और j-1 करें तो आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, वो भी चेक हमें डाल देना चाहिए। इफ़ i मस्ट बी लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर n हो जाता है, या फिर j को भी मैं -1 भी कर रहा हूँ तो हो सकता है j लेस देन 0 भी जा सकता है। तो j अगर लेस देन 0 चला जाता है, या फिर j को मैं +1 भी यहाँ पर कर रहा हूँ अगर देखो तो, है ना, तो j अगर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर n हो जाता है तो ऑब्वियस से रिटर्न 0 कर देंगे, मतलब ये वैलिड पाथ नहीं है। ठीक है, मैंने i लेस देन 0 क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर हर बार i+1 भेज रहा हूँ, तो i लेस देन 0 का कोई चांस ही नहीं बनता। i ग्रेटर देन इक्वल टू n इनफ है, j लेस देन 0 इनफ है, j ग्रेटर देन इक्वल टू n इनफ है। एक और बेस केस क्या हो सकता है कि अगर आप i इज इक्वल टू n-1 एंड j इज इक्वल टू n-1 में पहुँच गए हो, एग्जैक्टली अपने पोजीशन पर पहुँच गए हो, तो ऑब्वियस ही बात है चाइल्ड 2 है ये। 0 क्यों कर रहा हूँ देखो ध्यान दो, बिकॉज n-1 वॉज ऑलरेडी कलेक्टेड बाई चाइल्ड 1, है ना, इसलिए यहाँ पर 0 रिटर्न कर दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। बस यही दो सिंपल बेस केस था हमारा। ठीक है, अब सेम फंक्शन मैं लिखूंगा चाइल्ड 3 के लिए। सेम फंक्शन मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, है ना, इसका नाम दे देता हूँ चाइल्ड 3। ओके, और यहाँ पर चाइल्ड 2 की जगह चाइल्ड 3 कॉल करूँगा हर बार, और चाइल्ड 3 का मूवमेंट भी अलग अलग था, वो मैं अभी चेंज करूँगा यहाँ पर, है ना, इसको इन सब को मैं एडिट करूँगा अभी। बट चाइल्ड 2 में याद करो एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि भाई अगर उसको n-1 ही मूव्स में पहुँचना है फाइनल वाले सेल में, तो इट मस्ट, या फिर अगर j के बराबर मतलब डायगोनल एलिमेंट में भी मैं उसको नहीं जाने दूंगा, या फिर i ग्रेटर देन अगर j हो जाता है तब भी मैं उसको नहीं जाने दूंगा, यहाँ से रिटर्न 0 करवा दूंगा, है ना, क्योंकि ये कंडीशन चेक करना ज़रूरी है, ताकि क्योंकि अगर इसके बाहर ही चला जाता है ना तो वो n-1 मूव्स में फाइनल सेल में नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए मैंने ये केस अभी लगा दिया कि या तो वो अगर डायगोनल में पहुंच गया या फिर डायगोनल से बाहर चला गया। डायगोनल से बाहर वाले सेल का कंडीशन ये होता है कि आई ग्रेटर देन जे होता है उसमें, तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। ठीक है, और इस केस में चाइल्ड 3 वाले कलेक्ट में पहले तो मैं देख लेता हूँ क्या क्या मूवमेंट पॉसिबल था। यहाँ पर मूवमेंट था i-1 कॉमा j+1, ठीक है, और i कॉमा j+1, ठीक है, और क्या पॉसिबल था, यहाँ पर i होगा, सॉरी i कॉमा j+1, और यहाँ पर होगा i+1 कॉमा j+1, डायगोनल नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो यही 3 पॉसिबल मूवमेंट था। ओके, तो इसका नाम कुछ और दे देता हूँ, जैसे चाइल्ड 3 के लिए i-1 j+1 के लिए यहाँ पर वेरिएबल कुछ और दे देता हूँ, मतलब अप राइट, ऊपर में राइट वाला सेल, राइट सेल, सेम रो में राइट सेल, और ये नीचे वाला बॉटम राइट सेल। ठीक है, अप राइट, राइट एंड बॉटम राइट, ये तीनों हो गया, और इनके मैक्सिमम मुझे यहाँ पर रिटर्न करना है। यहाँ पर भी ओके, आई थिंक वी आर गुड। और यहाँ पर बस हमें इसके लिए क्या चेक डालना पड़ेगा, याद करो मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड 3 के केस में क्या होगा, डायगोनल तो मैं इसको नहीं जाने दूंगा, या एक और कंडीशन क्या था कि इसको मैं डायगोनल के अदर साइड में नहीं जाने दूंगा। उसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर क्या होता था कि i लेस देन j होता था वहाँ पर, है ना, तो उस केस में मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। ठीक है, तो चाइल्ड 3 का कलेक्ट भी हमने लिख ही लिया है, c3 इज इक्वल टू चाइल्ड 3 कलेक्ट, और चाइल्ड 3 कहाँ से स्टार्ट हुआ था याद करो, n-1 कॉमा 0 पर बैठा है चाइल्ड 3, है ना, लास्ट में हमें कुछ नहीं c1 प्लस c2 प्लस c3 करना था। तो देख रहे हो काफ़ी सिंपल था देखा जाए तो ये प्रॉब्लम, है ना, बस एक एक्स्ट्रा
चीज़ क्या दे दिया था कि n-1 एग्जैक्टली मूव्स चलना है सभी को, सारे चाइल्ड को। ओके, यहाँ पर रिटर्न का स्पेलिंग गलत है, रन करके देखते हैं। ग्रिड लिख दिया मैंने, सॉरी, ये फ्रूट्स है। लेट्स सी, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं एक बार। हमने अभी तक मेमोराइज नहीं किया है इसको। लेट्स सी फॉर एबल टू पास ऑल दी टेस्ट केसेस। टाइम लिमिट एक्सटीड आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है ना। क्योंकि देखो हर सेल से वर्स्ट केस में क्या है, 3 पॉसिबल ऑप्शंस है हर सेल से, तो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियस सी बात है। तो हमें इसको मेमोराइज कर लेना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले मेमोराइजेशन से सॉल्व करते हैं इसको। तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर ऑफ इंट नाम का एक 2D वेक्टर ले लूँगा। 2D वेक्टर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो जिसके लिए मैंने रिकर्शन कॉल किया उसमें 2 पैरामीटर चेंज हो रहा है, आई कॉमा जे, और चाइल्ड 3 के लिए भी आई कॉमा जे, 2 पैरामीटर चेंज हो रहा है। तो अब वैसे 2D वेक्टर लूँगा। यहाँ पर मैं उसको रिसाइज कर देता हूँ, t.resize, ठीक है। t.resize यहाँ पर क्या दे दूँ इसको, n कॉमा वेक्टर ऑफ इंट n, ठीक है। और इनिशलाइज कर देता हूँ -1 से इसको। तो t में n² का मैंने लिया, n क्रॉस n का मैंने ले लिया अपना dp वेक्टर, ठीक है, मेमोराइजेशन वेक्टर, उसको इनिशलाइज कर दिया -1 से, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, जिसका कलेक्शन हो चुका है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं डायरेक्टली t ऑफ i कॉमा j में असाइन कर दूँगा, इधर भी t ऑफ i कॉमा j में असाइन कर दूँगा, और सब कुछ चेक करने से पहले यहाँ डाल दूँगा कि अगर इफ़ t ऑफ i कॉमा j इज़ नॉट इक्वल टू -1 देन रिटर्न t ऑफ i कॉमा j, ठीक है। सेम चेक यहाँ भी लगा दूँगा सब कुछ चेक करने से पहले। ओके, एक बार रन करके देखते हैं। आई होप कहीं पर एग्जाम्पल टेस्ट केसेस फेल ना हो रहे हो। सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी, इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग आते हैं बॉटम अप में। और याद करो ग्रिड डीपी में मैं बॉटम अप में जिस तरह हमेशा आपको बोलता था सोचने के लिए, एग्जैक्टली वैसे ही सोचूंगा और आपका रिवीजन भी कराऊंगा वहाँ पर। ओके, तो चलो अब आते हैं इसके बॉटम अप कोड पे, ठीक है। तो याद करो रिकर्शन वाला जब हमने कोड लिखा था वहाँ पर 2 पैरामीटर चेंज हो रहे थे, आई कॉमा जे। तो अब वैसे बॉटम अप का जी जब मैं कोड लिखूंगा तो मैं 2 पैरामीटर चेंज हो रहे हैं तो मैं 2D मैट्रिक्स लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी, मैं सिंपली एक 2D मैट्रिक्स लूँगा फॉर माई बॉटम अप कोड, ठीक है। और इसका स्टेट डेफिनेशन भी यहाँ कर ही देते हैं, है ना। तो स्टेट डेफिनेशन मैंने क्या बोला था, हमेशा ये देखो प्रॉब्लम पूछ क्या रहा आपसे, प्रॉब्लम आपसे ये पूछता है कि भाई n-1 कॉमा n-1 तक पहुँचना है, चाइल्ड 1 को भी, चाइल्ड 2 को भी, चाइल्ड 3 को भी, अपने अपने सोर्स से वो लोग पहुँचेंगे, उनका जो भी सोर्स रहेगा। बट n-1 पहुँचने तक में मैक्सिमम फ्रूट्स इकट्ठे करना है। मान के चलते हैं जनरलाइज, अगर मैं लिखूँ n-1 की जगह i कॉमा j लिख दूँ, तो i कॉमा j क्या है, एक तरह का स्टेट है। इसका डिफिनेशन क्या होगा, जो मुझे प्रॉब्लम पूछ रहा है, प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम फ्रूट्स कलेक्टेड बाई रीचिंग n-1, मैक्सिमम फ्रूट्स कलेक्टेड व्हेन रीच्ड i कॉमा j, ठीक है, फ्रॉम रेस्पेक्टिव सोर्सेज। मतलब चाइल्ड 1 के लिए कुछ और सोर्स था, फ्रॉम सोर्स, कोई भी सोर्स होता है, चाइल्ड 1 का सोर्स अपना होगा, चाइल्ड 2 का अपना होगा, चाइल्ड 3 का अपना होगा। चाइल्ड 1 को तो छोड़ ही दो, वो तो सबसे चिल है वो बंदा, वो बस डायगोनल भागेगा, उसको जितने एलिमेंट्स मिलेगा उसको अडॉप्ट कर देगा। चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 की बात करते हैं बस, ठीक है। चाइल्ड 1 का तो टेंशन ही नहीं है हमें, ठीक है। तो ये हमने स्टेट डिफिनेशन कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो चाइल्ड 1 का जो केस था इसको तो हम अलग से हैंडल कर लेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स सम लेकर, ठीक है। अब चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3 पर आते हैं। तो देखो ध्यान दो, हम 2D अरे जो लेंगे, जो हमारा इनपुट था, है ना, जो हमारा इनपुट था उसी को ले लेते हैं। हमारा इनपुट क्या था, 1, देख लेते हैं क्या था स्टार्टिंग में हमारा, 1 2 3 4, 1 2 3 की जगह यहाँ 10 ले लेते हैं, ठीक है, 4। मैंने अपने से एग्जाम्पल चेंज किया थोड़ा सा, और किसी कारण से चेंज किया, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ इसीलिए। 1 2 10 4 कर दिया मैंने।
यहाँ पर है 5 6 8 7 था, बाकी एलिमेंट मैं सेम रख रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा। 9 10 11 12 था, 13 14 15 16 था। ठीक है, तो अब याद करो, ये तो मेरा फ्रूट्स दे रखा था 2D, है ना। और जो चाइल्ड 1 तो चिल है, चाइल्ड 1 तो यहाँ 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 और यहाँ कवर कर लेगा। मैं चाइल्ड 2 की सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी के लिए, है ना। तो चाइल्ड 2 याद करो यहाँ पर खड़ा है, तो उसको मैं अलग पेन से दिखाता हूँ। मान लेते हैं ये चाइल्ड 2 है मेरा, उसने यहाँ से स्टार्ट किया। तो याद करो, जो मिनिमम फॉलिंग पाथ सम वाला जो प्रॉब्लम था, मिनिमम फॉलिंग पाथ सम या मैक्सिमम फॉलिंग पाथ सम, उसमें भी तो सेम ही चीज़ था ना, कि यहाँ से कहीं से स्टार्ट किया आपने और आपको नीचे जाना है और पहुँचना यहाँ पर है, मान के चलते हैं। मिनिमम फॉलिंग पाथ सम में थोड़ा डिफरेंट था, वहाँ पर था कि लास्ट रो में पहुँचना है, यहाँ पर लास्ट रो में नहीं पहुँचना है, यहाँ पर आपको n-1 n-1 में पहुँचना है। लेकिन वहाँ पर भी सेम काम करते थे, वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता था, तो हम इस तरह मूव करते थे नीचे, इस तरह फॉल करते थे नीचे, सच दैट हम मैक्सिमम सम इकट्ठा करते चले। ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही करेंगे। याद करो, हमने एक 2D जो ग्रिड लिया है, जिसका नाम मैंने T रखा था, ठीक है, उसमें भी सेम वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, 1 2 10 4 5 6 8 7 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अब चीज़ ध्यान दो, वो तो यहाँ पर खड़ा था स्टार्टिंग में, और हमने डिफाइन क्या किया था, याद है? T ऑफ I कॉमा J का मतलब क्या होता है कि भाई मैक्सिमम फ्रूट्स कलेक्टेड टिल I कॉमा J फ्रॉम द सोर्स। चाइल्ड 2 के लिए सोर्स क्या था? फ्रॉम 0 n-1। ठीक है, तो अभी देखो, तो ये ऑलरेडी T ऑफ 0 n-1 में खड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ? T ऑफ 0 n-1 का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम फ्रूट्स कलेक्टेड टिल 0 n-1 फ्रॉम 0 n-1, मतलब यही सोर्स था और इधर ही खड़ा भी है, तो ऑब्वियस है इसकी वैल्यू 4 होगी, विच इज़ फाइन। यहाँ इसका वैल्यू 4 ही होगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ T ऑफ I कॉमा J, मैक्सिमम फ्रूट्स कलेक्टेड टिल I कॉमा J फ्रॉम 0 n-1। तो अभी ये 0 n-1 पे ही खड़ा है। ठीक है, ओके, अब जब ये नीचे आएगा, तो नीचे आने के बाद इसके पास ऑप्शन था ना, याद करो, ये है, इधर भी आ सकता था, एंड सो ऑन। तो अब मुझे एक सवाल का जवाब दो। याद करो, सेम काम हमने वहाँ पर भी किया था, मिनिमम फॉलिंग पाथ सम वाले प्रॉब्लम में। यूट्यूब में सर्च करोगे, मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सेम काम हम लोग करने वाले हैं कि भाई आप ये बताओ, अगर मुझे इस सेल का आंसर चाहिए, T ऑफ 1,2, T ऑफ 1,2 चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो बताओ। इसका मतलब हुआ मैक्सिमम फ्रूट्स कलेक्टेड टिल 1,2 फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट किया था? याद करो, चाइल्ड 2 ने 0 n-1। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ ना, इस सेल में आप कैसे आ सकते थे? चाइल्ड 2 इस सेल में कैसे पहुंचता? अगर चाइल्ड 2 यहाँ पर रहा होगा पास्ट में, तो वो जंप मार के यहाँ से यहाँ आ सकता है। ठीक है, ओके, या फिर जैसे ऐसे समझ लो ना, जैसे मान के चलते हैं, चाइल्ड 2 की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ चाइल्ड 2 की बात कर रहा हूँ। मान के चलते हैं इस सेल के का मुझे आंसर निकालना है, ये है मेरा I कॉमा J। तो एक बात बताओ, चाइल्ड 2 अगर यहाँ पर होता तो वो डायरेक्ट इधर आ सकता था, क्योंकि याद करो उसके पास 3 पॉसिबल मूवमेंट थे, ऐसे ऐसे या तो ऐसे। तो अगर वो यहाँ खड़ा होता तो डायरेक्टली आ जाता, है ना। मतलब उसको अगर I कॉमा J पर आना होता तो वो कहाँ से आ सकता था? I-1 J से आ सकता था, जस्ट ऊपर से, या फिर वो यहाँ से आ सकता था। अगर वो इधर खड़ा रहता, याद करो, अगर वो इधर खड़ा रहता, यहाँ पर खड़ा रहता, तो इसके पास 3 ऑप्शन था, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखो यहाँ से भी आ सकता है वो I कॉमा J पर, तो इसका इंडेक्स क्या होता? I-1 J-1, यानी कि यहाँ से भी आया जा सकता है I कॉमा J पे। ठीक है, और अगर वो यहाँ ना हो के यहाँ पर होता तो उसके पास 3 ऑप्शन होते, ऐसे ऐसे या तो ऐसे। तो देखो इस केस में भी I कॉमा J पे पहुँच पा रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से भी पहुँचा जा सकता है I कॉमा J पर, यानी कि I-1 J+1 से भी आया जा सकता है I कॉमा J पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इधर, तो इस पर आने का 3 पॉसिबिलिटी होगा, ऊपर से 3 पॉसिबिलिटी होगा, I-1 J-1, I-1 J, I-1 J+1। ठीक है, तो उनमें से जो मैक्सिमम होगा ऑब्वियसली उसी को लेकर मैं नीचे गिरूंगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ,
मान लेते हैं 7 की अगर मैं बात करूँ, 7 छोड़ो, मान के चलते हैं मैं इसकी बात करता हूँ 12 की। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, 12 पर अब पहुँचना है मान लेते हैं मुझे सोर्स से, तो ऊपर से कहाँ कहाँ से आया जा सकता था? इधर से आया जा सकता था, और वैसे इधर से, क्योंकि अगर मान लेते हैं चाइल्ड 2 यहाँ पर खड़ा रहता, अगर चाइल्ड 2 यहाँ पर होता तो उसके पास 3 पॉसिबल ऑप्शन थे। एक यहाँ, वहाँ तो मैं जाने नहीं दूंगा क्योंकि डायगोनल के उस पार है, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ पॉसिबल ऑप्शन है, तो इधर इधर से आया जा सकता है। यानी कि इस वाले सेल में मैं ऊपर से भी आ सकता था, यहाँ से भी तो आ सकता था, है ना, क्योंकि चाइल्ड 2 अगर यहाँ पर रहता तो डायरेक्टली नीचे आ सकता था, और यहाँ से भी आ सकता था। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर सिखाया, i-1 j-1 i-1 j i-1 j+1, इन 3 जगह से आप इस सेल पे पहुँच सकते हो। ठीक है, और मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि याद करो प्रीवियस से मुझे करंट का आंसर निकालना है ना। तो मुझे मान लेते हैं इसका आंसर पता हुआ, इसका आंसर मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक का मैक्सिमम फ्रूट्स कितना कलेक्ट किया गया है, और स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स। तो मान के चलते हैं यहाँ पर ऑलरेडी स्टोर्ड था उसका आंसर, इधर जो भी वैल्यू था इस यहाँ पर भी ऑलरेडी स्टोर्ड था आंसर। ठीक है, तो मान के चलते हैं, अभी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, याद करो यहाँ पर 4 था, और यहाँ पर जो सेल था वो क्या था, 8 था, यहाँ पर 7 था। ठीक है, तो अगर ये इस पाथ से आता तो यहाँ पर टोटल 12 कलेक्ट हो जाते हैं उसके पास। अगर इस पाथ से आता तो 7 4 11 कलेक्ट हो जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पर ऑलरेडी कितने फ्रूट्स हैं, यहाँ पर ऑलरेडी 12 फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो अब इससे मैं पूछूंगा कि भाई तुम कौन से पाथ से आना बेटर होगा, तो मैं बोलूँगा कि यार ये पाथ से आना बेटर होगा। भले ऑप्शन मेरे पास 3 होगा, या तो यहाँ से इधर आ सकता था, या तो इधर से, या तो इधर से, ये तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, इसको छोड़ दो। या तो यहाँ से आ सकता था, या तो यहाँ से आ सकता था, बट ऑब्वियसली मैं इस वाले को चुनूंगा। 12 और 11 में से मैक्सिमम कौन है, 12 है, तो इस वाले को चुनूंगा। ठीक है, तो 12 + 12 यहाँ 24 हो जाएगा, इसका वैल्यू मैं अपडेट कर दूंगा, ये 24 हो जाएगा। अब देखो ये 24 आया कैसे होगा वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं इसका इंडेक्स है i, j, तो t ऑफ i, j का मतलब मैंने आपको पहले ही सिखाया, मैक्सिमम फ्रूट्स कलेक्टेड टिल i, j स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स। यानी कि 24 पता है कैसे आया, स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स से कलेक्ट करते हुए आप आए होगे। यहाँ पर 4 आपको मिला होगा, फिर यहाँ पर कुछ और वैल्यू रहा होगा जिसमें ऐड होके ये 12 हो चुका था। याद करो यहाँ पर पहले 8 था, तो 8 4 12 हो गया, फिर आपने ये इसको लिया होगा, यहाँ से यहाँ मूव किए होंगे आप, फिर यहाँ से इधर आए 24 था, मतलब यहाँ पहले 12 रहा होगा, तो अभी तो 12 + 12 24 हुआ। यानी कि ये पाथ मैंने फॉलो किया, ये पाथ को देखो रेड से मैं शो कर रहा हूँ, इधर से इधर और इधर से इधर। ठीक है, मिनिमम फॉलोइंग पाथ सब में भी यही करते थे। फॉर एवरी सेल हम देखते थे कि उस सेल में कहाँ कहाँ से आया जा सकता है ना। तो फॉर एनी गिवन सेल i, j से चाइल्ड 2 के केस में i-1 j-1 i-1 j एंड i-1 j+1 से आया जा सकता है। तो यही दिमाग लगा लगा के देखो हम इसको, इस टी वाला जो मेरा डीपी रहता है इसको फिल करते जाएंगे। यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ये 11 हो जाएगा, अगर यहाँ पर आता है तो ये हो जाएगा 24। मैंने इसको क्यों किया, क्योंकि ये अपने प्रीवियस में इधर से आ सकते थे या तो इधर से आ सकते थे, दोनों का जो मैक्सिमम था 12 था, 12 + 12 24 कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गया कि कोई भी t ऑफ i, j अगर मुझे निकालना हुआ फॉर चाइल्ड 2, ये चाइल्ड 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो t ऑफ i, j में ऑलरेडी जो भी वैल्यू रहा होगा, याद करो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो फ्रूट्स की वैल्यू थी 12 थी ना, तो 12 मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया था। ठीक है, अब 12 में प्लस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसमें फर्दर ऑड एडिशन कर रहा हूँ, प्लस इज इक्वल टू, इसमें आप कहाँ कहाँ से आ सकते थे, ऊपर i-1 j-1 से आ सकते थे, t ऑफ i-1 j-1 से आ सकते थे, या फिर i-1 j से आ सकते थे, या फिर i-1 j+1 से आ सकते थे। इन तीनों में से आप कहीं से भी ऊपर से इस i, j पर आ सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली कहाँ से आप आना पसंद करोगे, जो मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर इन तीनों का मैक्सिमम जो होगा उसी को वहाँ उसी पाथ से मैं आना चाहूँगा यहाँ i, j पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये चाइल्ड 2 के लिए कंप्लीट हो गया। तो चाइल्ड 2 का कोड बड़ा सिंपल होने वाला है, याद करो, सिंपली हमें 2D अरे ही तो भरना है। फॉर इंट i इज इक्वल टू, याद करो चाइल्ड 2 ऑलरेडी 0, n-1 पर खड़ा है, 0, n-1 पर। तो पहला रो पर तो हम चलेंगे नहीं, तो रो इज इक्वल टू ऑब्वियस 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रो इज इक्वल टू 1 है, तो उसके प्रीवियस रो से हम आंसर निकालेंगे ना, है ना, i-1 से आंसर निकाल रहे हैं, तो i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, i <n होगा, i++। ठीक है, और फॉर इंट j इज इक्वल टू, याद करो चाइल्ड 2 के लिए हम सिर्फ
2D ग्रिड का ये वाला डायगोनल वाला पार्ट, डायगोनल का बस ये वाला पार्ट फिल करना है हमें, चाइल्ड 2 क्योंकि सिर्फ इधर ही मूव कर सकता है ना। तो जे आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि ये वाले डायगोनल में जितने भी सेल है उसका प्रॉपर्टी पता है क्या होता है, कि उसमें आई हमेशा जे से छोटा होता है ना। इस वाले डायगोनल के इस साइड वाले हिस्से की अगर बात करें तो जे को कहाँ स्टार्ट करेंगे, i+1 से स्टार्ट करेंगे, है ना। जे को मैं आई से भी नहीं स्टार्ट करूँ, जीरो से स्टार्ट करने का इसका फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर कॉलम जीरो से स्टार्ट करूँगा तो देखो आई मेरा अगर 1 है और जे मेरा 0 है, तो 1,0 देख रहे हो कौन सा सेल हो जाएगा, वो ये वाला सेल हो जाएगा, 1,0 ये वाला सेल हो जाएगा। जबकि ये डायगोनल के इस साइड वाला है, चाइल्ड 2 यहाँ का भी आ ही नहीं पाएगा, तो यहाँ जाने से फ़ायदा ही नहीं है। मुझे चाइल्ड 2 के लिए बस ये वाला पार्ट फिल करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो और ये वाले पार्ट की प्रॉपर्टी ये होती है कि आई हमेशा लेस देन जे होता है। तो जे का तो जे का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, आई का जो भी वैल्यू होगा जे का वैल्यू उसके एक बाद से स्टार्ट होगा, जे इज इक्वल टू i+1 से स्टार्ट होगा। तभी तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होगा कि जे हमेशा ग्रेटर देन आई है, दैट इज आई लेस देन जे। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हमें फॉलो करना था। तो आई लेस देन जे यानी कि जे इज इक्वल टू i+1 से होगा स्टार्ट, और जे लेस देन एन होगा, ऑब्वियस सी बात है J++। ठीक है, ये पता है क्या इंश्योर कर रहा है, ये दोनों फॉर लूप पे ध्यान से देखो, स्पेशली इस पर ध्यान दो। ये इंश्योर कर रहा है कि हम डायगोनल के बस इस पार्ट वाले सेल्स को कवर कर रहे हैं, क्योंकि चाइल्ड 2 के लिए बस वही एक्सेसिबल है, और दिस इज ओनली फॉर चाइल्ड 2। ओके, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और अब हम लोग आ जाते हैं फर्दर, इसको कोड कर लेते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया कि भाई i, j का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल, t ऑफ i, j विल बी इक्वल टू जो भी इसकी वैल्यू ऑलरेडी थी उसमें प्लस इज इक्वल टू कर दो। अभी जस्ट आपको ये वाला सिखाया है ना, बस ये आपको कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पर, है ना। इसी को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, बस यहाँ पर ये ध्यान दे देना, जैसे यहाँ पर देखो J+1 निकाल रहे हो तो कहीं आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, तो यहाँ पर चेक डाल देना J+1 अगर लेस देन n है तभी i-1 J+1 वैलिड होगा, वरना इसकी वैल्यू 0 ले लेना। ठीक है, वैलिड सेल होना चाहिए। i-1 हमेशा वैलिड होगा, क्यों, क्योंकि देखो i 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो i-1 वैलिड होगा। j हमेशा i से बड़ा है तो J-1 भी वैलिड होगा, लेकिन यहाँ J+1 आउट ऑफ बाउंड जा सकता है, तो यहाँ पर चेक कर लेना कि J+1 अगर लेस देन n है तभी ये वैलिड होगा, नहीं तो ti-1 J+1 है तभी वैलिड होगा, नहीं तो 0 इसका वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा चाइल्ड 2 का इतना बस 3 लाइन में सॉल्व हो गया, ये 1 2 और ये 3 लाइन में। ठीक है, चाइल्ड 2 का इतना ही था, बट इसमें एक और पंगा है जो हमें ध्यान देना है। वो पंगा क्या है वो देखो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिखाया था, इसको मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर 8 था ना, और यहाँ पर 7 था स्टार्टिंग में, और यहाँ पर भी, यहाँ पर 12 था शायद ऑलरेडी। ठीक है, अब एक बात बताओ, मान के चलते हैं ये चाइल्ड 2 यहाँ पर था, ठीक है, और उसके पास 2 ऑप्शन थे, ऑब्वियस सी बात है कि मान के चलते हैं चाइल्ड 2 यहाँ पर, मान के चलते हैं इसका आपको आंसर निकालना है। ठीक है, 1,2 का आपको आंसर निकालना है, 1,2 का। तो 1,2 में कहाँ कहाँ से आया जा सकता है बताओ तो। 1,2 में इधर से आया जा सकता है, इधर से आया जा सकता है, और इधर से आया जा सकता है। तो उनमें से जो मैक्सिमम होगा वो चुनेंगे। तो मैक्सिमम चुनने की वजह से आप 10 चुन दोगे यहाँ पर, ठीक है, आप 10 सेलेक्ट कर ले रहे हो यहाँ पर, बट ये गड़बड़ हो जाएगा। देखो ना, यहाँ पर i, j वाले केस में आप क्या कर रहे थे, टॉप इसके जस्ट ऊपर वाले रो का लेफ्ट वाला एलिमेंट, जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट, और जस्ट ऊपर वाले रो का राइट वाला एलिमेंट। मतलब इसके लिए अगर आपको आंसर निकालना पड़ा तो आप इसमें इसको और इससे मैक्सिमम चुन के सेलेक्ट कर रहे हो आंसर। तो आपके हिसाब से पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर 10 चुन के, क्योंकि देखो इन तीनों में से मैक्सिमम कौन है, 10 है, तो आप यहाँ 10 ऐड कर दोगे, इसको आप 10,018 बना दोगे, जो कि गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि यार एक बात बताओ, चाइल्ड 2 ने स्टार्ट यहाँ से किया है, तो वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है ना। चाइल्ड 2 कभी यहाँ आ ही नहीं सकता, चाइल्ड 2 कभी यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि याद करो उसका मूवमेंट सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाता था, वो लेफ्ट हैंड साइड नहीं जा सकता कभी भी। ठीक है, तो ये हम गड़बड़ कर दे रहे हैं अपने करंट लॉजिक से, तो इसे भी हमें फिक्स करना होगा। ठीक है, तो जो गड़बड़ हम कर रहे हैं उसको मैं यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। मान लेते हैं अभी मैं चाइल्ड 2 के लिए सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, और ये आपका डायगोनल है मान के चलते हैं। ठीक है, दिस इज़ योर डायगोनल।
और चाइल्ड 2 का पूरा इलाका ये है, ये वाला इलाका है। बट उस इलाके में भी कुछ लिमिटेशंस थी कि भाई अगर चाइल्ड 2 यहाँ पर है ना, अगर चाइल्ड 2 आपका इधर है तो वो इधर तो पक्का नहीं जा सकता, वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है ना। तो अब ध्यान दो, चाइल्ड 2 पहले वाले रो में इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता। दूसरे वाले रो में भी वो यहाँ नहीं जा पाएगा। देखो ध्यान दो, क्यों? क्योंकि देखो वो या तो यहाँ से इधर आ सकता है या तो इधर से इधर आ सकता है। यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा कभी भी, ये हमेशा डाउनवर्ड ही जाएगा वो, तो यहाँ भी नहीं जा पाएगा वो, है ना। उसके बाद वो यहाँ जा सकता है, इधर जा सकता है। अगर मैं और भी बड़ा सेल बनाऊँ, देखो ध्यान दो, मान लेते हैं बहुत बड़ा सेल बना दिया मैंने, 1 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर ही मान लेते हैं 11 था, 7 8 9 10 11, ओके। बहुत बड़ा सेल है मान के चलते हैं, और मान के चलते हैं ये आपका डायगोनल था, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, चाइल्ड 2 कहाँ से स्टार्ट करेगा? चाइल्ड 2 यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, यहाँ से वो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर से इधर, इधर इधर जा सकता है। बट ये सब कभी विजिट होगा ही नहीं, ना ये ना ये ना ये नहीं विजिट होगा। यहाँ पर यहाँ से विजिट नहीं होगा, इधर में इधर से विजिट नहीं होगा, यहाँ पर यहाँ से विजिट नहीं होगा, इधर विजिट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से ये इधर जा पाएगा, ओके। ये सारे विजिट हो सकते हैं, ये सारे लाल वाले विजिट हो सकते हैं। तो जो जो सेल्स हम विजिट नहीं कर सकते हैं उसको भी बड़े आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं चाइल्ड 2 की बात करूँ, चाइल्ड 2 की अगर बात करूँ तो चाइल्ड 2 जिन जिन सेल को विजिट नहीं कर सकता है उनको मैंने क्रॉस मार्क किया। उसका देखो मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ यहाँ पर, 0,1 ये वाला हो गया, 0,2 ये वाला हो गया, 0,3 हो गया, फिर ये देखो ये वाला भी विजिट नहीं किया जा सकता, 1,2 है ये। तो इनका देखो कुछ खास बात होगा। सबसे पहला खास बात ये होगा कि भाई i लेस देन j होगा, ये तो गारंटीड है। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्यों? क्योंकि देखो डायगोनल के ये इस साइड का इलाका है, डायगोनल के इस साइड का जो भी इलाका है वहाँ पर i लेस देन j होता है, और डायगोनल के जो इस साइड का इलाका होता है, नीचे वाले साइड का, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि i ग्रेटर देन j होता है। चलो ये तो आपको पता ही होगा, और वो आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, i लेस देन j सभी के लिए यहाँ पर वैलिड है क्योंकि डायगोनल के इस साइड का इलाका है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि भाई ये लोग विजिट नहीं हो पा रहे, तो उनमें देखो सिंपल सा एक प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, ये i और j है ना, तो i प्लस j देखो हमेशा n-1 से छोटा होगा। n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू है 5, तो n-1 कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, i प्लस j यहाँ पर करते हैं, 0 + 1 लेस देन 4 है, 0 + 2 लेस देन 4 है, 0 + 3 लेस देन 4 है, 1 + 2 लेस देन 4 है। अब एक काम करते हैं, एक ऐसा सेल ले लेते हैं जहाँ पर ये चाइल्ड 2 जा सकता है। जैसे इसको ले लो, ये है 2,3, ठीक है। इसको देखो 2 + 3, क्या ये लेस देन 4 है? नहीं, यहाँ पर ये विजिट कर पाएगा, है ना। इसको देख लेते हैं, ये है मेरा 3,4 है, 3 + 4 देखो तो लेस देन 4 है क्या? नहीं है, मतलब यहाँ पर भी जा सकेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाइल्ड 2 के लिए ना एक कंस्ट्रेंट हमें ध्यान देना होगा, वो सेल्स जिनका i + j लेस देन n-1 है, ठीक है, उस सेल में चाइल्ड 2 कभी जा ही नहीं पाएगा। तो उसको ना मैं अभी ही नलीफाई कर दूंगा, है ना। उनके वैल्यूज़ मैं पहले ही 0 बना दूंगा। याद करो, यहाँ पर मैं गलत ले रहा था ना, जैसे यहाँ पर जब मेरा 8 था, ये मेरा 7 था, ये 8 था, तो ये डीपी चलाने से पहले ही मैं क्या करूँगा, याद करो ये सेल और ये सेल पॉसिबल नहीं था विजिट करना, तो इनको मैं पहले से ही नलीफाई कर दूंगा, इनको मैं पहले ही 0 बना दूंगा क्योंकि यहाँ विजिट करना इम्पॉसिबल है। तो उस केस में देखो क्या होगा, जब आप यहाँ पर आएगा चाइल्ड 2, तो वो वापस से वही करेगा, ऊपर के इससे और इससे मैक्सिमम लेगा, तो ऑब्वियस है मैक्सिमम यही निकल कर आएगा क्योंकि मैंने इनको 0 बना रखा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि गलती हो सकता था, ठीक है। तो चाइल्ड 2 का तो क्लियर हो गया, है ना। और सिमिलरली चाइल्ड 3 के केस में भी हम सेम तरह का फॉर लूप लिखेंगे, वो मैं अभी लिख कर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चाइल्ड 3, बट वापस से मैं चाइल्ड 2 पे जाके एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ फिर से, जो कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो एक्चुअली में। देखो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट था चाइल्ड 2 के केस में। सबसे पहला कि भाई j का वैल्यू i + 1 से लेकर n तक ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायगोनल के अदर साइड की बात हो रही है सिर्फ,
और डायगोनल के अदर साइड में हमेशा आई लेस देन जे होता है ना। तो जे अगर i+1 से स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियस है i लेस देन जे हमेशा होगा, ठीक है। तो ये इंश्योर कर रहा है ये वाला फॉर लूप कि हमेशा हम इस वाले हिस्से को देख रहे हैं, डायगोनल के इस वाले हिस्से को, क्योंकि चाइल्ड 2 सिर्फ वहीं पर जा सकता है। एक और चीज़ जो हमें ख्याल रखना था कि भाई जो सेल्स पॉसिबल ही नहीं विजिट करना, भले वो डायगोनल के इस वाले हिस्से में हो बट स्टिल उसको पॉसिबल नहीं था विजिट करना, है ना। देखो डायगोनल का ये वाला उस साइड वाला हिस्सा है ये और ये, बट इसको विजिट करना पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई ये जिस तरह से मूवमेंट डिफाइंड है हमारे चाइल्ड 2 का, वो इधर जा ही नहीं पाएगा, तो उसको नलीफाई हम लोग पहले ही कर देंगे, ठीक है। तो नलीफाई करने के लिए भी मैंने आपको बता दिया था, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इटरेट करेंगे 2D अरे में और देख लेंगे अगर i+j लेस देन n-1 होता है तो उसको नलीफाई कर देंगे चाइल्ड 2 के लिए, ठीक है, ओके। क्योंकि नलीफाई करने वाले सेल्स इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ओके। अब चाइल्ड 3 के लिए भी मैं सेम काम करूँगा। एक काम करता हूँ, चाइल्ड 3 पर पहले यहाँ पर गौर फरमाते हैं, इधर देखो ध्यान दो, चाइल्ड 3 यहाँ पर है, ओके। तो इसकी मूवमेंट कैसे कैसे हो सकती है, इसकी मूवमेंट ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेल को अगर मैं पकड़ूँ, कोई भी सेल को अगर मैं पकड़ूँ, यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये मेरा सेल था, ठीक है। तो चाइल्ड 3 जो है इस सेल में कैसे पहुँच सकता था, वो ऐसे भी पहुँच सकता था, क्योंकि याद करो अगर चाइल्ड 3 यहाँ पर होता तो इसके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ थे, इधर, इधर या इधर। तो देख लो इस सेल में पहुँच पा रहा है ये, मान लेके चलते ये मेरा i, j है, ओके। और चाइल्ड 3 अगर यहाँ पर होता तब भी वो यहाँ पहुँच सकता था डायरेक्ट नीचे, है ना, क्योंकि चाइल्ड 3 की मूवमेंट ऐसे हो सकती है। तो देख लो i, j पर चाइल्ड 3 इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है ना। क्योंकि अगर चाइल्ड 3 यहाँ पर होता, इधर होता अगर चाइल्ड 3, तो उसके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ थे, ऐसे होता, ऐसे होता और ऐसे होता। इसका मतलब i, j पे यहाँ से भी पहुँचा जा सकता है, ठीक है। तो इसको ही मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से ही पहुँचा जा सकता है। तो अगर ये i, j है ये वाला, तो ये क्या होगा खुद सोचो, i-1, j-1 है, और ये क्या होगा, i होगा और j-1 होगा, और ये क्या होगा, i+1, j-1 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और याद रखना ये डायगोनल का इस साइड होना चाहिए, ये वाला साइड होना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड 3 हमेशा डायगोनल के इस वाले साइड में ही जा पाएगा। और उस वाले साइड की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि i > j होनी चाहिए, है ना। i > j होता है इस वाले साइड में, और इस वाले साइड में मैं लिख देता हूँ कि i हमेशा > j होगा डायगोनल के इस साइड, और इस साइड में i हमेशा < j होगा डायगोनल के इस साइड, ओके। तो अब इसका अगर मैं फॉर लूप लिखना चाहूँ तो देखो कैसे लिखूँगा। अगर मुझे ये प्रॉपर्टी फॉलो करवाना है कि i हमेशा j से बड़ा हो, तो मैं एक काम करता हूँ ना, j को स्टार्ट कर देता हूँ, j को पहले स्टार्ट कर देता हूँ, और दूसरे फॉर लूप में i की वैल्यू, j का वैल्यू जो भी रहेगा उसमें +1 करके स्टार्ट करूँगा, i < n, i++। तो ये भी एक दिमाग लगा सकते हैं हम लोग, है ना। आप अलग तरीके से फॉर लूप लिख सकते थे, बट मैंने पता ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये प्रॉपर्टी फॉलो करवाना था, i हमेशा > j होना चाहिए, तभी तो मैं डायगोनल के इस वाले साइड को सिर्फ कैप्चर कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, j का कुछ भी वैल्यू रख लो, वो मैं देख लूँगा क्या वैल्यू रखना है, बट i का वैल्यू j+1 से स्टार्ट होगा, j का जो भी वैल्यू होगा उससे एक प्लस करके स्टार्ट होगा, ताकि मैं ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा पाऊँ, ठीक है। और याद करो मुझे जब इसका आंसर निकालना है तो ये अपने प्रीवियस वाले कॉलम से आंसर निकालेगा, तो j मैं 1 से स्टार्ट करूँगा ताकि j-1 प्रीवियस कॉलम से आंसर निकाल सके। ऐसे देखो इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, i, j का आंसर निकालने के लिए हम लोग प्रीवियस वाले कॉलम से आंसर निकाल रहे थे, ठीक है। तो ऑब्वियस है j = 1 करेंगे तो प्रीवियस कॉलम क्या होगा, j-1 दैट इज़ 0 होगा, तो 0th कॉलम से आंसर निकाल पाएंगे हम लोग, ओके। j = 1 हो जाएगा, और j मेरा <n हो जाएगा, और j++ हो जाएगा, ओके। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो कि आपको ध्यान देना था। अब इस फॉर लूप को आपको किसी तरह से भी लिख सकते थे, मुझे ज़्यादा आसान ऐसा लगा लिखना क्योंकि मुझे ये प्रॉपर्टी फॉलो करवाना था, ओके। अब इसके बाद तो कुछ नहीं है, इसके बाद वही सिंपल t ऑफ i, j जो है, इस i, j पर आप कैसे कैसे आ सकते थे, i, j में जो भी वैल्यू रहेगा उसमें प्लस कर देंगे, मैक्सिमम ऑफ कैसे कैसे आ सकते थे अभी जस्ट आपको सिखाया मैंने, i-1 j-1 से आ सकते थे। चाइल्ड 3 की बात हो रही है, ये रहा
आई कॉमा जे माइनस वन से भी आ सकते थे और आई प्लस वन जे माइनस वन से भी आ सकते थे। ये रहा, ये तीन चीज़ था ना, ये तीन पॉसिबिलिटीज़ थे। अब देखो ध्यान दो, आई को हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आई हमेशा जे प्लस वन से स्टार्ट हो रहा है और जे वन से स्टार्ट हो रहा है। तो आई माइनस वन और जे माइनस वन कभी भी आउट ऑफ बाउंड नहीं जाएगा, मतलब ज़ीरो माइनस वन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है आई और जे दोनों ग्रेटर देन या इक्वल टू वन है। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो आई प्लस वन हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है आई प्लस वन जो है ना वो आउट ऑफ बाउंड हो जाए। तो यहाँ पर बस चेक डाल देना कि आई प्लस वन मस्ट बी लेस देन एन होना चाहिए, आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखा है तो दोनों फॉर लूप चाइल्ड टू का और चाइल्ड थ्री का एग्जैक्टली सेम है ना, बस हमें नेचर दोनों का सेम है, बस हमें अलग अलग तरीके से दोनों को लिखना पड़ा, क्योंकि एक इस साइड वाले डायगोनल का है, एक एक अब ये नीचे वाले डायगोनल के नीचे वाला का हिस्सा है और ये डायगोनल के ऊपर वाले हिस्से का फॉर लूप था ये वाला, है ना, जहाँ पर आई लेस देन जे होता है और यहाँ पर क्या होता है, आई ग्रेटर देन जे होता है। ठीक है, तो हमने इस तरह से दिमाग लगा के चाइल्ड टू और चाइल्ड थ्री के हिस्से का जो सेल्स हैं उसको कवर कर लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब सारे सेल्स पॉपुलेट हो गए हैं तो जब मेरा 2D अरे जो है मेरा, जो हमने DP अरे लिया था वो तो हमने फिल कर लिया मतलब लास्ट में। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब फिल कर लिया होगा तो यहाँ पर कोई वैल्यू रहा होगा, इधर कोई वैल्यू रहा होगा, इधर कोई वैल्यू रहा होगा एंड सो ऑन, ABCD पॉपुलेट हो चुका होगा ना DP के हिसाब से। ठीक है, लेकिन याद करो जो डायगोनल एलिमेंट था, डायगोनल एलिमेंट में याद करो ये भी आता था n-1 वाला जो भी वैल्यू होगा यहाँ पर, और इसको मैं नहीं ले सकता, चाइल्ड टू या चाइल्ड थ्री इसको नहीं ले सकता था। क्यों? क्योंकि भाई वो चाइल्ड वन ने ले लिया था ऑलरेडी, क्योंकि वो डायगोनल एलिमेंट ले लेता था सारा, है ना, तो ये चाइल्ड वन ले लेता था, इसीलिए चाइल्ड टू और चाइल्ड थ्री इस वाले का वैल्यू नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूँगा ना, चाइल्ड टू जो था, जो चाइल्ड टू तो था उसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक रहेगा, कहाँ तक निकालूंगा, और वैसे यहाँ तक निकालूंगा, क्योंकि इसके बाद जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पर इसको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि इसने चाइल्ड वन ने ले लिया था यहाँ तक। तो ये जो एक्स वैल्यू है कौन से इंडेक्स में देखो तो, ये n-1 है, ये n-2 है, ये n-1 है, ये n-2 है। ठीक है, तो चाइल्ड टू का अगर मैं देखूँ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक स्टोर्ड होगा, T ऑफ n-2 वाला रो है देखो तो, और कॉलम कौन सा है, n-1 वाला है, वहाँ पर मुझे मिल जाएगा T ऑफ n-2। n-1 का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम फ्रूट्स कलेक्टेड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 n-1 फॉर चाइल्ड टू, है ना, टिल n-2 n-1। तो ये चाइल्ड टू का मुझे मिल जाएगा यहाँ से आंसर। सिमिलरली चाइल्ड थ्री का मुझे आंसर कहाँ से मिलेगा, याद करो चाइल्ड थ्री यहीं तक आ सकता है, इसके बाद ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो चाइल्ड थ्री का T ऑफ n-1th रो है और n-2th कॉलम है, देखो ये वाला, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल फ्रूट्स मैक्सिमम फ्रूट्स कलेक्टेड टिल n-1 n-2 स्टार्टिंग फ्रॉम द सोर्स, कहाँ से स्टार्ट किया था चाइल्ड थ्री ने, n-1 कॉमा 0 से स्टार्ट किया था। और चाइल्ड वन का हमें ऑलरेडी पता है डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तीनों को ऐड कर दो, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखो नेचर डीपी ग्रिड वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, डीपीएन ग्रिड्स, उस हर का नेचर सेम रहता है कि आप किसी सेल में का आंसर निकालना है, मान लेते हैं आई कॉमा जे का आंसर निकालना है, तो इस सेल में आप कहाँ कहाँ से आ सकते हो, मिनिमम फॉलिंग पाथ सम, मैक्सिमम फॉलिंग पाथ सम, सब में यही दिमाग लगाया गया था। ठीक है, और मेजर डीपीएन ग्रिड्स में इसी तरह का दिमाग लगाया जाता है, तो बॉटम अप लिखना और भी आसान हो जाता है। ठीक है, बस प्रॉब्लम को हार्ड कैसे बनाया जाता है, एक्स्ट्रा कंडीशन दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या दे दिया गया कि सिर्फ n-1 मूव्स किया जा सकता है, चला जा सकता है बाय एवरी चिल्ड्रन, तो उससे हमें दिमाग क्या लगाना पड़ा कि भाई चाइल्ड टू सिर्फ यहाँ का हिस्सा कवर कर पाएगा, चाइल्ड थ्री यहाँ का हिस्सा कवर कर पाएगा और चाइल्ड वन सिर्फ डायगोनल कवर कर पाएगा। ठीक है, तो हार्ड प्रॉब्लम को बस एक्स्ट्रा इन चीज़ों को डाल के बनाया जाता है, वरना जो कोर नॉलेज है डीपीएन ग्रिड्स का वो तो हर जगह सेम ही अप्लाई होता है। तो चलो बॉटम अप का भी हम लोग कोड कर लेते हैं, फिनिश करते हैं। तो चलो बॉटम अप वाला कोड कर लेते हैं। देखो मैंने पहले ही ये T वेक्टर ले लिया है, ठीक है, और चाइल्ड वन का मैंने कलेक्ट ऑलरेडी लिख दिया है, डायगोनल वाला, बस वही कॉपी पेस्ट कर दिया है, फ्रूट्स ऑफ आई कॉमा आई, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को मैंने ऐड कर दिया है। अब चाइल्ड टू और चाइल्ड थ्री का जब कलेक्ट करने जाऊँगा फ्रूट्स को, बट उससे पहले मैंने आपको बोला था ना कि हम उन सेल्स को नलीफाई कर देंगे जो विजिट हो ही नहीं सकते चाइल्ड टू और चाइल्ड थ्री की वजह से। ठीक है, तो उसके लिए पहले इटरेट करते हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n,
आई प्लस प्लस फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज़ लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि डायगोनल के अबव साइड वाले जो एरिया होता है उसमें क्या प्रॉपर्टी होता है कि उसमें आई लेस देन जे होता है। ठीक है, एंड मैंने क्या बोला था कि क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था, आई प्लस जे अगर लेस देन एन माइनस वन होता है, आई प्लस जे अगर लेस देन एन माइनस वन होता है, इसका मतलब कि भाई फ्रूट्स ऑफ आई कॉमा जे को नलीफाई करना है हमें, है ना, इसको ज़ीरो करना है क्योंकि ये विजिट नहीं हो पाएगा। बट हम इनपुट को चेंज नहीं करना चाहते, तो क्या कर रहे हैं, टी ऑफ आई कॉमा जे में वहाँ ज़ीरो डाल देता हूँ। ठीक है, और एल्स इफ़ अगर डायगोनल के नीचे वाले एरिया की बात करें तो वहाँ पर आई ग्रेटर देन जे होता है एंड आई प्लस जे लेस देन एन माइनस वन, ये भी यही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अगर लेस देन एन माइनस वन है तो हम क्या करेंगे, टी ऑफ आई कॉमा जे में ज़ीरो डाल देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तब टी ऑफ आई कॉमा जे में फ्रूट्स की वैल्यू डाल देंगे, फ्रूट्स ऑफ आई कॉमा जे। ठीक है, इनपुट को मैं चेंज नहीं करना चाह रहा, इसीलिए मैंने टी वेक्टर ले लिया अलग से। ओके, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, चाइल्ड 2 का कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चाइल्ड 2 का फ्रूट्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो किसी को, सेल्स अपर टू डायगोनल, है ना, डैट इज़ आई लेस देन जे। ऑब्वियस है, आई लेस देन जे वाला सेक्शन यानी कि डायगोनल के ऊपर वाला सेक्शन जहाँ पर सिर्फ चाइल्ड 2 सिर्फ उधर ही चल सकता है। फॉर इंट जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, ताकि आई लेस देन जे मेंटेन रहे, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ओके, टी ऑफ आई कॉमा जे विल बी इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टी ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे माइनस वन, तीन एलिमेंट्स है ना, तो तीनों का मैक्सिमम निकालना है, टी ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे, टी ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे प्लस वन। बट मैंने आपको बोला था कि ये जे प्लस वन आउट ऑफ बाउंड हो सकता है, तो यहाँ पर चेक कर लेना कि अगर जे प्लस वन जो है वो लेस देन एन है तभी इसकी वैल्यू लेना, नहीं तो ज़ीरो ले लेना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, और वी आर गुड। हाँ, अब ले लेते हैं चाइल्ड 3 के लिए, है ना, टी को बस पॉपुलेट कर रहे हैं हम लोग मैक्सिमम वैल्यू से, क्योंकि टी ऑफ आई कॉमा जे मैंने आपको बताया था क्या है, टी ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू मैक्स फ्रूट्स कलेक्टेड टिल आई कॉमा जे फ्रॉम दी सोर्सेज। अब चाइल्ड 3 का यहाँ पर करते हैं, तो चाइल्ड 3 याद है क्या था, डायगोनल के नीचे वाला एरिया था, मतलब वहाँ पर आई ग्रेटर देन जे होता है। तो मैं क्या करूँगा, जे को मैं स्टार्ट करूँगा 1 से, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, और आई को जे प्लस 1 से स्टार्ट कर दूंगा ताकि आई ग्रेटर देन जे हमेशा मेंटेन रहे, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ओके, और इस केस में यहाँ पर अपडेट होगा, टी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन, ये सही है, टी ऑफ आई कॉमा जे माइनस वन होगा, टी ऑफ आई कॉमा जे माइनस वन से आ सकते हैं आई कॉमा जे पे, और टी ऑफ आई प्लस वन जे माइनस वन। ठीक है, इन तीन जगह से आई कॉमा जे पे आया जा सकता था, और यहाँ पर आई प्लस वन आउट ऑफ बाउंड ना हो उसका चेक लगा दिया मैंने। और लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न जो डायगोनल था ना मेरा, उसको मैंने याद है रिजल्ट में स्टोर किया था, रिजल्ट जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का सम है, प्लस यहाँ पर चाइल्ड 2 का ऐड कर लेते हैं, टी ऑफ एन माइनस टू एन माइनस वन प्लस टी ऑफ एन माइनस वन एन माइनस टू। एक बार सबमिट करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर आपको साफ साफ दिख रहा है, हर जगह डबल फॉर लूप मैंने लगाया तो ओ ऑफ एन स्क्वायर होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है क्योंकि हमने यहाँ पर एन स्क्वायर स्पेस लिया है। अगर आप इनपुट को मॉडिफाई कर सकते हो तो टी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, फ्रूट्स हर जगह यूज़ कर लो। ठीक है, टी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।